नमस्कार। अब हम लोग आ गए हैं भारतीय पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अगले चैप्टर में, फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। ये आर्टिकल 51A में है, जो पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 42वें संशोधन विधेयक से सन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। इसमें जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, उसकी आइडियल्स और जो इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टॉल करता है, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सब का सम्मान करना। नोबल आइडियल्स जिसने हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया, उनको फॉलो करना और उनका सम्मान करना, उन्हें चेरिश करना। देश की संप्रभुता, एकजुटता और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना। अपनी कंट्री को डिफेंड करना हमेशा। भारत के लोगों में हार्मनी का प्रसार करना, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को जागरूक रखना। भारत का जो रिच हेरिटेज है और जो कॉम्पोजिट कल्चर है, उसकी वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व करके रखना। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारे आसपास का, उसको बचा के रखना और उसको बेहतर बनाना। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अपने अंदर इनकलकेट करना और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़ना, हर एक स्फीयर में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना। एजुकेशन के लिए बच्चों को और 6 साल से 14 साल से बीच के सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी सन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई है। किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी के डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, और ना ही ऐसा सैंक्शन है उनके वायलेशन को रोकने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के तरीकों पे आ जाते हैं। कोई भी चेंज लाना किसी प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अमेंड करना नहीं माना जाता है। कोई भी प्रोविजन ऑल्टर किया जा सकता है पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से। अन्य प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चेंज किए जा सकते हैं अमेंडमेंट की प्रोसेस से। अमेंडमेंट की प्रोसेस दी हुई है आर्टिकल 368 में। अगर कोई प्रोविजन है वो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर चेंज करता है, रेटिफिकेशन उसको चाहिए होता है लेजिस्लेचर्स में कम से कम आधे स्टेट्स का। तो मान लीजिए कि अभी अगर भारत में जो 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स का, 15 स्टेट्स का आपको रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ये रेटिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट के सामने वो बिल पेश करने से पहले उसके असेंट के लिए। ये कुछ खास प्रोविजंस जो इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें कि ये ज़रूरत पड़ती हैं, वो हैं आर्टिकल 54 या 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। वो एक्सटेंट जिससे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन या स्टेट की इफेक्ट होती है, आर्टिकल 73 या 162। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जुड़े जो प्रोविजन आर्टिकल 241 में हैं, चैप्टर 4 पार्ट 5 और चैप्टर 5 पार्ट 6 के। लेजिस्लेटिव पावर यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, चैप्टर 1 पार्ट 9 का। कोई भी लिस्ट जो 7वें शेड्यूल में है उसमें कोई चेंज करने के लिए। किसी स्टेट का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के लिए आर्टिकल 80 और 81 के या चौथे शेड्यूल में कोई चेंज आना, या फिर 368 आर्टिकल में ही कोई चेंज करना। इन सब चीज़ों के लिए रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए रहेगा गवर्नमेंट के असेंट, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पेश करने से पहले। अमेंडिंग प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की बात नहीं करता है। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल के इंट्रोडक्शन से ही दिखता है, जब वो किसी इस पर्पस के लिए किसी भी हाउस में लाया जाता है पार्लियामेंट के। अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में एक स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि 50% से ज़्यादा टोटल मेंबरशिप जो है हाउस की, वो और जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसके 2/3 से ज़्यादा, ये प्रक्रिया फॉलो करनी है, तभी अमेंडमेंट बिल उस हाउस में पास होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तब माना जाता है जब अमेंडमेंट के बिल प्रेसिडेंट का असेंट पा जाते हैं। तो आपको एक हाउस में जाना है, वहाँ से दूसरे हाउस में जाना है, वहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाना है, और अगर फेडरल स्ट्रक्चर का भी कुछ केस बन रहा है तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट के असेंट से पहले।
रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का जो ब्लेंड है हम लोग के अमेंडमेंट के प्रोसीजर में, वो रिजिड इस हिसाब से कहा जाता है कि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो स्पेशल मेजॉरिटी मांगता है और एक स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है, लेकिन कोई अलग सेपरेट बॉडी नहीं बनाई गई है जैसे और देशों में होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है किसी देश में, तो वो तो भारत में है नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर कोई इनिशिएट नहीं कर सकता है कोई बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट चाहे, वो सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर के ही हाथ में है। आर्टिकल 368 के प्रोविजंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास होने चाहिए, उसी तरह जैसे कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल मतलब मनी बिल के अलावा के सारे बिल। जॉइंट सेशन का जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल नहीं होता है अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए। इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट का प्रायर सेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है। रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर पास करते हैं वो ज़्यादा लिबरल हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे 3/4 स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए होता है, यहाँ हाफ स्टेट से काम चल जाता है। आर्टिकल 368 में अगर कोई अमेंडमेंट लाना है जैसे 1971 में आया था, इससे ये ऑब्लिगेटरी हो गया कि प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा उस बिल के लिए अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के। जब वो उसके सामने रखा जाता है, जब उसको दोनों लेजिस्लेचर पास कर देते हैं, तो जो 24वां अमेंडमेंट 1971 में आया उसने ये कर दिया कि प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा अगर दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि गोलकनाथ का जो केस था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड नहीं किया जा सकता है। फिर गोलकनाथ का केस हुआ 1967 में, जिसमें 6 जजों की मेजॉरिटी ने माना, स्पेशल बेंच थी 11 जजों की, कि जो पहले के डिसीजन थे कि अमेंड नहीं किया जा सकता है वो अब सही नहीं है, और अगर कोई ऐसा राइट है जिसको कि अमेंड किया जाना है तो एक नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कन्वीन की जानी चाहिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या रेडिकली चेंज करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट था 1971 का, वो कहता है कि अमेंडमेंट जब करना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो आर्टिकल 368 के हिसाब से करना है, वो आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ नहीं बनता है, और वैलिडिटी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्वेश्चन नहीं की जाएगी क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है इस बात को लेके। तो आर्टिकल 368 पार्ट 3 ऐसा कहता है। लेकिन जो ये 24वां अमेंडमेंट एक्ट था इसकी वैलिडिटी चैलेंज हो जाती है केशवानंद भारती केस में 1973 में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करता है अपना पुराना डिसीजन जो गोलकनाथ केस में दिया गया था, और ऐसा कहता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, इवन फंडामेंटल राइट्स। फिर इसके बाद बेसिक फीचर की डॉक्ट्रिन आती है। केशवानंद भारती केस में ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि बेसिक फीचर हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको कि ऑल्टर नहीं किया जा सकता है 368 में अमेंडमेंट करके। लेकिन आर्टिकल 31C जो 25वें अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कहता है कि अगर कोई लॉ ऐसा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना चाहता है जो आर्टिकल 39B या C में है, जो सोशलिस्टिक कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है मटेरियल रिसोर्सेज पे, तो वैसा लॉ वॉइड नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है आर्टिकल 14 या 19 का। ये नहीं माना जाएगा कि अगर कोई लॉ 14-19 का कॉन्ट्रावेंट उसको गलत करके भी उसके अगेंस्ट काम कर पे भी अगर 39B और C पास कर रहा है तो फिर उसको नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू वापस ले ले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के नाम पे। फिर 42वां अमेंडमेंट 1976 आता है, वो 2 नए क्लॉज जोड़ता है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आर्टिकल 31C जो 25वें अमेंडमेंट से आता है वो ये कहता है कि कोई अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो 39B/C में हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अमेंडमेंट किया जाता है जो सोशलिस्टिक कंट्रोल या डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज पे हैं उसके लिए,
तो वो लॉ नल एंड वॉइड नहीं होगा अगर वो कॉन्ट्रावीन भी कर जाता है आर्टिकल 14 या 19 को। बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 368 को ये पावर नहीं मिल जाती आर्टिकल 368 से पार्लियामेंट को कि वो जुडिशियल रिव्यू भी ले ले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में। फिर आर्टिकल 42वां अमेंडमेंट जब 1976 में आता है तो वो 2 नए क्लॉज जोड़ता है आर्टिकल 368 में, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पे। ये क्लॉज भी बाद में नलीफाई कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल्स केस में। तो 3 इम्प्लीकेशन है केशवानंद भारती केस के कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंडमेंट के दायरे में आता है, अमेंड किया जा सकता है 368 के प्रोसीजर्स के हिसाब से। कोई भी रेफरेंडम या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई रेफरेंस रिक्वायर्ड है अमेंड करने के लिए आर्टिकल के प्रोविजंस को, नहीं रिक्वायर्ड है। ना कोई रेफरेंडम रिक्वायर्ड है, ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई रेफरेंस। बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो बेसिक फीचर्स की कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है। कई डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि अलग अलग चीज़ बेसिक फीचर हैं। इसमें प्रोमिनेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, पावर्स का सेपरेशन, प्रीएम्बल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना कॉन्स्टिट्यूशन के, जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 32 में आता है, फेडरलिज्म जो भारत का है, अलग अलग स्टेट और सेंटर की पावर्स, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, सोवरेनिज्म या सोवरेनिटी संप्रभुता, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्ट्रक्चर जो है, फ्रीडम और डिग्निटी इंडिविजुअल की, यूनिटी और इंटेग्रिटी पूरे देश की, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, लेकिन हर एक फीचर नहीं, लेकिन क्विंटेसेंशियल इक्वालिटी जस्टिस के सामने, फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के हैं उसका एसेंस, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जिससे कि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ये एक बेसिक फीचर है। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जो बैलेंस है वो एक बेसिक फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट चलाती है वो, फ्री और फेयर इलेक्शंस, और जो अमेंडिंग पावर हैं आर्टिकल 368 की उसका जो लिमिटेशंस हैं वो, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और जस्टिस की एक्सेस लोगों के पास, इफेक्टिव एक्सेस, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 में वो, ये सब बेसिक फीचर्स में आती हैं। इसके बाद भारत एग्जीक्यूटिव की तरह या यूनियन की तरह, तो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट पे कई सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा है, सब लोग हर एक कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस देते हैं, जिसके सबसे कम आते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे वो रेस से बाहर हो जाता है, उसको जिसने 1 दिया है उसने सेकंड जिसको दिया होगा वो उस वाली लिस्ट में ऐड होता जाता है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, इसमें दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट्स में हैं उसके इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो दिल्ली और अन्य पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरी में हैं जो आर्टिकल 54 में आते हैं उसके मेंबर इलेक्टेड वाले। तो टोटल वैल्यू एक एमएलए के वोट की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में निकल के आती है स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो उस स्टेट से आ रहे हैं उससे डिवाइड करके 1000 से गुणा कर देते हैं, तो वो एमएलए की पावर है। और एमपी की पावर निकालने के लिए कि सम टोटल सारे इलेक्टेड मेंबर्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं स्टेट्स के, उसको जब डिवाइड करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो हर एक की अलग अलग पावर आती है। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, ये इसलिए सपोर्ट किया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन बड़े एक इलेक्टोरेट से लोगों के बहुत एक तो महंगा पड़ेगा, और रियल पावर जो है वो मिनिस्ट्री में होती है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना बिना उसे पावर दिए मिनिस्ट्री को इलेक्ट करने के बराबर ही है, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास है रियल पावर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मेन क्वालिफिकेशंस है कि उसे भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल या उससे ज़्यादा आयु का,
और इलेक्शन उसका लोकसभा में होने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत, और किसी लोकल अथॉरिटी या किसी भी और अथॉरिटी जो कि कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट्स द्वारा, उनके अंदर वो कोई ऑफिस ना होल्ड करता हो। ये आर्टिकल 58 है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कोई यूनियन का या कोई गवर्नर किसी स्टेट का या फिर कोई मिनिस्टर या फिर यूनियन का डिस्क्वालीफाई नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, बशर्ते वो चुनाव के समय से पहले वो पद छोड़ दे। प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है, जिस डेट से वो ऑफिस पे आता है उससे 5 साल। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन रिटन में दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, जब वो चाहे तो उस तरह से हट सकता है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का जो किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के नाम पे हो सकता है, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 61 पार्ट 1 में। इम्पीचमेंट का है आर्टिकल 61 पार्ट 1। इम्पीचमेंट एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है, लेकिन जुडिशरी का भी रोल है इम्पीचमेंट में। दोनों हाउसेस जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं कि ये कोई वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन ये करने से पहले उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें एक प्रपोजल होगा 14 दिन के नोटिस में पहले से दिया जाए। 1/4 मेंबर जो उस हाउस के हैं वो ये साइन करके दें कि उन्हें इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को। ये रेजोल्यूशन फिर पास किया जाएगा मेजॉरिटी द्वारा, जो 2/3 होगी टोटल मेंबरशिप उस हाउस की। जब 1/4 लोग पहले प्रपोजल देंगे उस रेजोल्यूशन का 14 दिन पहले, और फिर जब प्रपोजल आ जाएगा और रेजोल्यूशन जब हाउस पे होगा पटल पे, तब 2/3 मेंबर्स अगर कहते हैं कि इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो जब ये हो जाएगा एक हाउस में, तब फिर वो हाउस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस रेजोल्यूशन को दूसरे हाउस में भेजेगा। तो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपीयर करे या रिप्रेजेंट किया जाए किसी को द्वारा। अगर ये रेजोल्यूशन 2/3 लोग टोटल मेंबरशिप इन्वेस्टिगेशन हाउस की भी ये कह देती हैं कि चार्ज सस्टेन करता है, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 61 कहता है। प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होगा दोनों हाउसेस का या किसी लेजिस्लेचर का स्टेट का कभी भी। अगर कोई मेंबर किसी भी हाउस का या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो उसको अपनी वो सीट छोड़नी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी होती है तो वो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? या तो प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो जाएंगे, या तो उसकी मौत हो जाएगी, या वो रिजाइन कर देगा, या वो इम्पीच कर दिया जाएगा, या फिर उसका जो इलेक्शन हुआ है उसको गलत मान लिया जाएगा। इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने के लिए कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके टर्म की एक्सपायरी से पहले। जो प्रेसिडेंट आउटगोइंग होता है वो बैठा रहता है प्रेसिडेंट के पद पे उसका टर्म एक्सपायर होने के बाद भी, जब तक कि कोई सक्सेसर उस ऑफिस के लिए नहीं आ जाता है। ये आर्टिकल 56 पार्ट 1C में लिखा है। अगर ऐसा होता है कि किसी प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया है और अगला प्रेसिडेंट नहीं आया है, तो उस बीच में कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट पे नहीं बैठ सकता है। अगर एक्सपायरी के अलावा किसी और केस में वैकेंसी हो जाती है, तब फिर 6 महीने के पहले वो वैकेंसी भर देनी चाहिए, जिस दिन से वैकेंसी हुई उसके बाद से। अगर मिड टर्म में वैकेंसी हो जाती है, प्रेसिडेंट नहीं रहता है, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है, जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। भारत के प्रेसिडेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो 1884 से 1963 तक जीवित थे, वो 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 1988 में हुआ, 1975 में देहांत हुआ। वो 13 मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और 13 मई 1967 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ, 1969 में उनकी मौत हुई। 13 मई 1967 को वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 तक रहे। वी गिरी 1894 से 1980 तक जीवित थे। 24 अगस्त 1969 को वो राष्ट्रपति बनते हैं और 24 अगस्त 1974 तक वो राष्ट्रपति रहते हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1905 से 1977 तक जीवित थे। वो 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति बनते हैं, 11 फरवरी 1977 तक रहते हैं।
फिर श्री संजीवा रेड्डी 1913 से 1996 तक जीवित थे। वो 25 जुलाई 1977 को भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1982 तक रहते हैं। यानी जैल सिंह 1916 से 94 तक जीवित थे। वो 25 जुलाई 1982 को राष्ट्रपति बनते हैं, 25 जुलाई 1987 तक रहते हैं। डॉक्टर आर वेंकटरमन 1910 से 2009 तक जीवित थे। वो 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1992 तक रहते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सन 1918 से 1999 तक जीवित थे। वो भी 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1997 तक रहते हैं। फिर डॉक्टर के आर नारायणन 1920 से 2005 तक जीवित थे। वो 10वें राष्ट्रपति बनते हैं 25 जुलाई 1997 को और 25 जुलाई सन 2000 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। फिर 11वें हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका 1931 में जन्म हुआ और सन 2018 में मौत हुई। वो 25 जुलाई 2002 को भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहते हैं। फिर प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1934 को उनका जन्म हुआ। वो 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनती हैं, 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति रहती हैं। फिर श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति बनते हैं, अभी वो जीवित हैं और 25 जुलाई 2017 तक रहते हैं। फिर श्री रामनाथ कोविंद, वो 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और अभी वो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं भारत के 14वें। इसके बाद ओथ या रेजिग्नेशन हर एक ऑफिस की चेक कर लेते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो ऑफिस की ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने और रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने और रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने ओथ लेता है और रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने और रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। लोकसभा का स्पीकर ओथ नहीं लेता है लेकिन रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को। और राज्यसभा का स्पीकर तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो उसका ओथ और रेजिग्नेशन दोनों प्रेसिडेंट के सामने है। फिर पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं, प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है एडमिनिस्ट्रेशन का और सारी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो यूनियन के होते हैं वो उसके ही नाम में लिए जाते हैं, ऐसा आर्टिकल 77 कहता है। जितने भी ऑफिसर्स हैं यूनियन के वो प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट हैं और प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो इन्फॉर्म किया जाए हर अफेयर्स पे यूनियन के। ये आर्टिकल 78 और आर्टिकल 53(1) है कि 78 है कि प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट हैं और 53(1) है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हर एक मुद्दे पे। प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की और रिमूव करने की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और दूसरे मिनिस्टर्स को, अटर्नी जनरल को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, स्टेट्स के गवर्नर को और चीफ इलेक्शन कमीशन को। ये सारे ही रिमूव किए जा सकते हैं ऑफिस से इम्पीचमेंट से। प्रेसिडेंट रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इम्पीचमेंट के जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स में आती हैं कि जो सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्सेस की वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट रेगुलेट और कंट्रोल कर सकती है इस तरह की पावर की एक्सरसाइज को, ऐसा आर्टिकल 53 पार्ट 2 में लिखा है। कुछ चीजें जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है बिना पार्लियामेंट को अप्रोच किए सैंक्शन के, वो है एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक तो जो आर्टिकल 114 पार्ट 3 में है। रेजिंग, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो भी प्रेसिडेंट खुद से नहीं कर सकता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट एम्पावर किया गया है ट्रीटीज और एग्रीमेंट नेगोशिएट करने के लिए अन्य देशों से, जिसमें कि मिनिस्टर्स उसे एडवाइस करते हैं और पार्लियामेंट इस नेगोशिएशंस को रैटिफाई करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स भेजता है अलग अलग देशों में और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं भारत में, उनको रिसीव करता है अलग देशों से। लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट के पास पावर है समन या प्रोरोग करने की हाउस ऑफ पार्लियामेंट को और लोकसभा डिसॉल्व करने की, यह आर्टिकल 85 है। प्रेसिडेंट के पास पावर है जॉइंट सिटिंग समन करने की दोनों हाउसेस की अगर डेडलॉक आ जाता है, आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग पे है।
प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है दोनों हाउसेस को इकट्ठा बिठा के फर्स्ट सेशन में हर एक जनरल इलेक्शन के बाद, जब पहले सेशन में हर एक ईयर शुरू होने पे। प्रेसिडेंट एड्रेस करने की पावर है दोनों में से किसी भी हाउस को या फिर जॉइंट सिटिंग में जब भी वो चाहे, और अटेंडेंस मेंबर्स की होनी चाहिए इसके लिए, तो वो बुला सकता है। ये आर्टिकल 86(1) कहता है। राज्यसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जिनको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस में। यह आर्टिकल 80 पार्ट 1 है। प्रेसिडेंट के पास पावर है नॉमिनेट करने की 2 एंग्लो इंडियन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स लोकसभा में, अगर उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ऑलरेडी नहीं है। यह आर्टिकल 331 है। प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शन या रिकमेंडेशन रिक्वायर होता है कुछ खास लेजिस्लेशंस के लिए। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अगर कोई नए स्टेट बनाने का बिल है या फिर स्टेट्स की बाउंड्री को ऑल्टर करने का है, तो ये आर्टिकल 3 में आता है। इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन या रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अगर आर्टिकल 31A के पार्ट 1 से जुड़ा हुआ कोई बिल है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। कोई मनी बिल जो आर्टिकल 117(1) के नीचे है, उसके लिए चाहिए। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से एक्सपेंडिचर करने के लिए अगर बिल होगा आर्टिकल 117(3) के हिसाब से, उसमें चाहिए। कोई बिल अगर वो टैक्सेशन की बात करता है जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो, और स्टेट बिल जो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, उसके लिए भी प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन या रिकमेंडेशन चाहिए। ये आर्टिकल 304 में है। बिल कोई एक्ट बनता है पार्लियामेंट का जब उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। जब कोई बिल प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है असेंट के लिए, तो वो या तो अपना असेंट दे सकता है उस बिल पे, या अपने असेंट को विदहोल्ड कर सकता है, या फिर कुछ केसेस के में मनी बिल के अलावा के जो केसेस हैं, मतलब ऑर्डिनरी बिल्स में, वो रिटर्न कर सकता है बिल रिकंसिडरेशन के लिए हाउसेस के पास। और अमेंडमेंट का मैसेज वो दे या ना दे, ये अनिवार्य नहीं है। अगर वो बिल पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेस द्वारा बिना उन अमेंडमेंट के जो उसने भेजे या नहीं भेजे थे, और दोबारा से प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है, इस केस में प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो अपना उस बिल पे असेंट दे। ये आर्टिकल 111 कहता है। इसके अलावा वीटो पावर भी होती हैं इंडियन प्रेसिडेंट की। ये 2 तरह की होती हैं। ये कॉम्बिनेशन है एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटोस का। 3 तरह की वीटो पावर्स का कॉम्बिनेशन है। प्रेसिडेंट के पास पावर है डिसअलाउंस की या रिटर्न करने की कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जो कि गवर्नर ने उसके कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखे हुए थे बिल। ये आर्टिकल 201 कहता है कि वो वापस भेज सकता है। अगर कोई मनी बिल इस तरह किसी गवर्नर ने रिजर्व करके रखा है, तो उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है। अगर कोई बिल दोबारा कंसिडर करके स्टेट लेजिस्लेचर फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजता है, उस केस में भी प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो अपना असेंट दे उस बिल पे। ये भी आर्टिकल 201 में ही है। प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकता है कोई ऑर्डिनेंस किसी भी समय, जब कोई पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट उस सब्जेक्ट पे नहीं हो सकता है, तब वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। तो ऑर्डिनेंसेस की पावर आर्टिकल 123 में रिटर्न है। इसके अलावा पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, उनके पास ग्रांट करने की पावर है पार्डन। प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 72, गवर्नर के केस में आर्टिकल 161। पार्डन का मतलब होता है एब्रोगेट या रिवोक करना सेंटेंस को, या फिर कन्विक्शन को, या फिर ऑफेंडर को एब्सॉल्व कर देना उसके पनिशमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन से। ये एक पार्डन की पावर है। कम्यूटेशन की पावर है कि एक तरह के पनिशमेंट को उससे लाइट कैरेक्टर के दूसरे पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट कर देना। रिमिशन की पावर है कि जो अमाउंट ऑफ सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर देना बिना उसके कैरेक्टर को चेंज किए हुए। रेस्पाइट का मतलब होता है एक लेसर सेंटेंस दे देना उस पेनल्टी के सामने, जो कि प्रेगनेंसी या अगर किसी वुमेन ऑफेंडर को है तो उसको अगर जैसे लेसर सेंटेंस दे दिया जाए, इस तरह के एग्जाम्पल में
रेस्पाइट कहते हैं उसको, थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। रिप्रीव करना या मतलब है कि एग्जीक्यूशन जो है सेंटेंस का उस पर स्टे लगा देना, जिससे कि एक पेंडिंग प्रोसीजर रहे पार्डन या कम्यूटेशन के लिए, उससे पहले का ये है रिप्रीव। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनका कंपैरिजन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के पावर है पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन पनिशमेंट के केस में या सेंटेंस में कोर्ट मार्शल द्वारा। गवर्नर के पास ये सब पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पावर एक्सटेंड करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का है उस पर भी। गवर्नर के पावर एक्सटेंड करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का है उसमें। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है पार्डन करने में डेथ सेंटेंस के केस में, बट वो सस्पेंड कर सकता है, रेमिट या कम्यूट कर सकता है सेंटेंस ऑफ डेथ को। सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन दे सकता है डेथ सेंटेंस के केस में। इसके अलावा इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं इमरजेंसी में, जो 352, 356 और 360 में है। फिर मिसलेनियस पावर्स, प्रेसिडेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए कई मैटर्स में। वो उसके पास ये पावर भी है कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है किसी गवर्नर को कोई ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने के लिए, अगर कोई बिल उसी सेम प्रोविजन के लिए रिक्वायर करता है प्रेसिडेंट का सैंक्शन। प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि कोई क्वेश्चन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए भेज दे। प्रेसिडेंट के पास पावर है कुछ सर्टेन कमीशंस अपॉइंट करने के लिए, जिससे कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स रिपोर्ट किए जा सकें, जैसे कमीशन रिपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया या वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस या फाइनेंस कमीशन या कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज या इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब बनाने के लिए प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर है यूनियन टेरिटरी या वो टेरिटरी जो यूनियन द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड है उसमें भी। प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर है शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब या ट्राइबल एरिया इन आसाम को एडमिनिस्टर करने का। और प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेड्यूल्ड कास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। स्टेट लेजिस्लेचर्स हिस्सा नहीं लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये है आर्टिकल 66 पार्ट 1। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं, सिर्फ मेंबर्स दोनों के। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस हैं सिटीजन होना, 35 साल से ज़्यादा उम्र का, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर का, आर्टिकल 66 ऐसा कहता है। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई लेजिस्लेचर का मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुन लिया जाता है तो उसको वो वेकेट करनी पड़ेगी सीट उस हाउस में जिसमें कि वो है। ऑफिस उसका 5 साल का है उस डेट से जब तक वो ऑफिस में आता है। वो टर्मिनेट किया जा सकता है और जल्दी जो उसका फिक्स्ड है रेजिग्नेशन या रिमूवल के द्वारा। इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है किसी रेजोल्यूशन से जो राज्यसभा में पास किया जाता है मेजॉरिटी द्वारा, और लोकसभा भी उस पर अगर एग्री कर जाता है तो। ये आर्टिकल 67 है। कोई अगर सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है तो वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, जैसे कि एस राधाकृष्णन, उनको वाइस प्रेसिडेंट दूसरी बार बनाया गया सन 1957 में। प्रेसिडेंट के केस में पहले वो रेजोल्यूशन 1/4 मेंबर्स से पास होना चाहिए, तब उसको प्रेजेंट किया जाएगा प्रपोजल को, फिर 2/3 मेंबर्स को करना। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का केस है। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के कोई फंक्शंस खास नहीं है। उसका मेन फंक्शन है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। अगर वैकेंसी आ जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट उस केस में प्रेसिडेंट बन जाता है जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट चुना नहीं जाता है। यह आर्टिकल 65 पार्ट 1 है।
पहली बार 15 दिन की जो विजिट हुई थी राजेंद्र प्रसाद की सोवियत यूनियन में जून 1960 में, उस समय के तत्कालीन उप राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट एबल नहीं थे अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे डिस्चार्ज करने में। ये पावर कि प्रेसिडेंट ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में एबल है कि नहीं और किस समय पे वो रिज्यूम कर सकता है अपनी ड्यूटी, ये पावर प्रेसिडेंट के पास खुद ही है, वही ये तय करता है। अगर कोई ऑफिस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का वेकेंट हो जाता है, दोनों ही एक साथ, डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल के कारण से, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। पहली बार 1969 में जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने रिज़ाइन कर दिया, तो चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति की तरह एक्ट करते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, तो उसको एमोल्यूमेंट्स जो मिलते हैं वो प्रेसिडेंट के बराबर मिलते हैं, नहीं तो उसको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती रहती है। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, ऐसा आर्टिकल 91 कहता है। डाउट्स और डिस्प्यूट्स जो हैं इलेक्शन को लेके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, वो आर्टिकल 71 में लिखे हैं, और मेन प्रोविजंस उनके हैं कि ऐसे डिस्प्यूट्स जो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और उसका ज्यूरिसडिक्शन इसमें फाइनल माना जाएगा इनके इलेक्शन में। ऐसा कोई भी डिस्प्यूट रेज नहीं किया जा सकता है वैकेंसी इलेक्टोरल कॉलेज में होने के नाम पे। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो जो एक्ट उसने किए हैं उसके इस तरह के डिसीजन से पहले उनको इनवैलिडेट तब भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। और अन्य मैटर जो इस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं जो पार्लियामेंट में, उन सब के केस में भी प्रधानमंत्री या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री एक यूनिक पोजीशन है, उसकी मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी है, वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों को कंट्रोल करता है, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है, और अन्य जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट या डिसमिस भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है पार्टी इन मेजॉरिटी का लोकसभा में, और वो आदमी जो कॉन्फिडेंस जीत सकता है मेजॉरिटी का, या तो वो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होने के तहत प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का भी हेड बन जाता है, और वो लीडर बन जाता है उस पार्टी का या उस कोalition पार्टी का पार्लियामेंट में। वो लीडर होता है हाउस का, पॉपुलर हाउस का लीडर। उसकी काफ़ी पावर्स और पेट्रनेजेस होती हैं, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं उसी की रिप्रेजेंटेशन में, वो सब डिसमिस मान लिए जाते हैं उसकी डिमांड पे। वो वर्क भी अलॉट करता है मिनिस्टर्स को, वो चेंज कर सकता है उनके पोर्टफोलियो जब चाहे, वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में। मिनिस्टर्स को जो सैलरी अलाउंस मिलते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिलने वाले हैं। उनको इसके अलावा एक सम्चुअरी अलाउंस मिलता है जो वेरिइंग स्केल का होता है, रेजिडेंस फ्री ऑफ रेंट मिलता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं मीटिंग अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के, और वो तब भी अटेंड कर सकते हैं मीटिंग अगर उनको उसमें इनवाइट किया जाता है। तो डिप्टी मिनिस्टर असिस्ट करता है मिनिस्टर को अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में, और वो कैबिनेट मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेता है। कोई बार नहीं है अपॉइंटमेंट में नॉन एमपी के मिनिस्टर बनने में, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है 6 महीने से ज़्यादा, जब तक कि वो किसी हाउस में चुन ना लिया जाए। मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के प्रति, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट के सामने। कोई मिनिस्टर पार्ट ले सकता है किसी भी हाउस की, लोकसभा या राज्यसभा की, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है अगर वो मेंबर नहीं है उस हाउस का। तो इसके बाद आ जाते हैं अटर्नी जनरल पे। अटर्नी जनरल पहला लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडवाइस देता है लीगल मैटर्स पे, और अन्य ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है लीगल कैरेक्टर की जो प्रेसिडेंट उसे असाइन करता है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो ऑफिस तब तक होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे।
उसकी सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चाहिए होती हैं। वो फंक्शंस डिस्चार्ज करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या अन्य लॉ उसको देते हैं करने को, जो आर्टिकल 76 में लिखे हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बोल सके या किसी कमेटी में, लेकिन उसके पास राइट वोट करने का कोई राइट नहीं होता है, ऐसा आर्टिकल 88 कहता है। उसको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आर्टिकल 105 फेस चार्ज में, और उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उसमें अटर्नी जनरल के पास राइट है ऑडियंस का सारे कोर्ट्स में भारत की टेरिटरी में, और वो होल टाइम काउंसिल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ना ही वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसके साथ ही हम लोग इस अध्याय के अंत में आ गए हैं, बाकी अगले अध्याय में। धन्यवाद।